बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई इन दिनों मज़ाहमती और मुफाहमती पॉलिसी एक साथ अपनाए है। एक तरफ पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सख्त बयान सामने आते हैं तो उसके साथ साथ मुफाहमाना बयानात भी आते हैं। आज पीटीआई की जानिब से तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। सीनियर पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हम पूरी तहरीक चलाएंगे। ये कहते हैं मुफाहमत की बात, किस किस्म की मुफाहमत? हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। असद कैसर ने यह भी कहा कि हम पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म 45 के तहत जो लोग जीते हैं उनकी हुकूमत होनी चाहिए। आज पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की तरफ से एक परेशान कुन दावा किया गया कि बानी पीटीआई की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। एक जानिब तो ये सख्त बयानात, तो दूसरी तरफ कल बानी पीटीआई का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया की मुकम्मल तायद करते हुए सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया। नाज़रीन, एडियाला जेल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए 9 मई में मुलव्विस लोगों का तयन किया जाए। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला में भी सीसीटीवी फुटेज की मदद से लोगों को पकड़ा गया। क्या पीटीआई हिकमत अमली के तहत सियासी तौर पर मज़ाहमत और अहम हलकों से मुफाहमत करने की कोशिश में है? हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये पॉलिसी इन्हें फ़ायदा देगी या नहीं। आज और बड़ा सवाल, मुसाहलत और मज़ाहमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी कितनी मुअस्सर हो सकती है उनके लिए। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब एक तरफ तो मुफाहमत के अगेंस्ट हैं, ज़ाहिर है असद कैसर कह रहे हैं कि हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह बानी पीटीआई के बयान का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि 9 मई की वाकई तहकीकात होनी चाहिए। आपके ख्याल में मुसाहलत और मज़ाहमत के साथ अगर चलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये बात पहले भी खबरों में आई कि बानी पीटीआई ताकतवर हलकों से बात करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये पॉलिसी मौसर साबित हो सकती है उनके लिए? अच्छा दुआ, सबसे पहले मेरा नहीं ख्याल कि इनकी पॉलिसी में कहीं तजाद है। ये तो पीटीआई डे 1 से कहती आ रही है कि जी जो भी 9 मई में मुलव्विस है उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। यही बात कल इमरान खान साहब ने भी दोहराई कि जी सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है उनकी निशानदेही करनी चाहिए और एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे पहले जो केपी के मुंतखब नए वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी यही बात की कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिन लोगों ने हमले किए थे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और उन निशानदेही करके फिर उनका जो है उनका ट्रायल होना चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि प्रोटेस्ट की जहाँ तक बात है तो क्यों नहीं करेगी प्रोटेस्ट? आप मुझे बताएं कि पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इलेक्शन से पहले हुआ, इलेक्शन के दिन हुआ और इलेक्शन के फ़ौरन बाद हुआ कि जो फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 के ज़रिए जो लोग जीते। अच्छा, फिर उसके बाद भी आप ये देखें कि जो 45 से जीते हुए लोग थे वो सीटें तो आपने 47 की बेसिस पे दे दी, लेकिन उसके बाद जो कि मखसूस नशिस्तें थीं जो कि मिलनी थी उस बेसिस पे जिन लोगों ने जो आपने नशिस्तें हासिल की थी जनरल इलेक्शन में, वो नशिस्तें उठा के जो है उसकी बंदर बांट कर दी गई। वो पीटीआई वो पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी के दरमियान बांट दी गई। मुझे तो हैरत इस बात पे भी हो रही है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्तें एक्सेप्ट कर ली, हामी भर ली उन नशिस्तों को लेने के लिए जो आपने नहीं जीती। ठीक, जो जीती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हैं, जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने जो नशिस्तें जीती उनकी बेसिस पे जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी वो भी आपने ले ली। तो आप कौन सा रास्ता? अच्छा, बात ये हुई थी जब इलेक्शन हो चुका, बात ये सामने आ रही थी कि जी अब जो है वो हीलिंग टच की बात की जा रही थी, जख्मों पे मरहम रखने की बात की जा रही थी, और ये भी बात सामने आ रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीटीआई को रीच आउट करेंगे क्योंकि एक सियासी मफाहमत की ज़रूरत है। लेकिन आपने कैसा हीलिंग टच दिया? अभी तक देखें, वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है पीटीआई की तरफ से कि देखें उनके लोग आज भी जेल में हैं। अच्छा, जो कुछ मखसूस नशिस्तों के साथ हो रहा है वो भी आपके सामने है। फिर आप तो ये सारी चीज़ें सामने, और उसके बाद कहा जाए कि जी आप मफाहमत करें, फिर आप पीटीआई से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो सियासी बालिदगी का मुजाहरा करे, वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए, वो मसालियत में आगे बैठे। ये नहीं, जो सारी ज्यादती थी आपने कर दी,
इलेक्शन से पहले कर दी, इलेक्शन के दिन कर दी, इलेक्शन के बाद कर दी, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी अब आए हमारे साथ बैठें और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे, हमारी शराइत पे आप बैठ के हमारे साथ जो है मसालेहत जो है वो करें और पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाएं और अपना जमहूरी हक, अगेन देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, जो कि अगर हम अपने आप को कहते हैं कि जमहूरियत है, ऑल्दो कि हम जमहूरियत में जो है वो मुसलसल पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो अगर ये हम कहते हैं कि जमहूरियत है, उनको राइट दें कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन वो प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, आप जो है उनके ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं। सही है। तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे मसालियत नहीं होगी, ऐसे आप समझते हैं कि ऐसे हालात नहीं होगी में मसालियत नहीं हो सकती है। जी आमिर साहब, तो इसका मतलब है अगर ये सब कुछ होना है, जो हुकूमत रिलीफ नहीं देगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो जेलों में है, तो फिर मुफाहमत का मुतालबा गलत होगा। आमिर साहब हाय अल्लाह जी, क्या करें अब, बड़ी मुश्किल है, मजलूम है पीटीआई। वो जो असद कैसर की गुफ्तगू सुनाई आपने, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, वो है ना सराइकी का शेर, तो शाकिर आप सियाना है मेरा चेहरा पर हालात ना पूछ। तो हालात तो वाक़यात हैं सामने, कहीं जुडिशल कमीशन बना दो, कहीं वो कहते हैं मरवत साहब के जी एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा 9 मई करेंगे, और इमरान खान ने ये जो ताज़ा तरीन बयान आया कल वाला, साथ ही ये भी कहा था मुझे जब पकड़ेंगे कमांडोज तो क्या हम कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे मेरे लोग। ये कोई ऐसी सादा बात नहीं है कि जी उन्होंने कभी नहीं तस्लीम की थी। वो जुर्म भी करते हैं, मानते भी हैं, धमकी भी लगाते हैं, तड़ी भी लगाते हैं। उनके लोगों की जमानतें भी हो रही हैं, आज भी 33 जमानतें हुई हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ है, यही वो रास्ता है कि जहां से बरी हो या सजा हो। ये टेलीविजन पे जो हमने शुरू किया हुआ है ना कि जी हम ही मजलूम बना देते हैं, हम ही जालिम बना देते हैं, ये अपनी जगह पे डिस्कशन हमारी चलती रहेगी, लेकिन आखिर वो लोग वीडियो पे मौजूद हैं, पीटीआई के अपने लोग हैं जो पाकिस्तान के जीएचक्यू पे घुसे, आईएसआई के ऑफिसेज में गए, एयरफोर्स के ऑफिसेज में गए, कोर कमांडर हाउस में गए, वो सारी चीजें मौजूद हैं। अब 108 लोगों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो दरखास्त दी गई है कि जी उसका फैसला करें कि भाई वो केस सुन सकते हैं कि नहीं सिविलियन का फौजी अदालतें, क्योंकि वहां पे भी 8-10 ने बरी होना है और कुछ कहते हैं 100 के करीब लोगों को सजाएं तय हैं जो अनाउंस नहीं हो सकती। अब एक तरफ ये चल रहा है कि जी आप प्रेस रिलीजें जारी कर देते हैं, कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, कभी फॉर्मेशन कमांडर से कर देते हैं। भाई आप लोग फैसला कराएं कि प्रोसिक्यूटर्स लगाएं, लॉ आपके पास मौजूद है, कानून है, हमें क्यों सुनाते हैं? आप फैसले कराएं कि ये मुजरिम बनते हैं या नहीं बनते, या फिर उनको जिनकी जमानतें हो रही हैं ठीक है, कैद नाहक तो किसी के लिए भी नहीं हो सकती। इशू ये है कि लड़ाई स्टेट से है और सियासत हो रही है कि जी जमहूरियत की वफाएं हैं, जफाएं हैं। अब वो जो पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, बिल्कुल मैंने अभी असम्बली राय से भी चेक किया है, कौमी असम्बली वाले इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त तक वो स्टे मान रहे हैं। अगर अटॉर्नी जनरल ने कोई लिख के राय दी असम्बली को कि जी ये पेशावर की हद तक स्टे है, तो ये बाकियों का हल्फ ले लेंगे, वरना वो कोर्ट ऑफ लॉ हाई कोर्ट हो, चाहे वो पेशावर की हो, वो इस्लामाबाद हो, वो लाहौर की हो, कराची सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, वो मानना पड़ता है और माना जाता है। तो असम्बली की भी यही राय है कि क्योंकि उनका लॉ अफसर भी अटॉर्नी जनरल है, चीफ लॉ अफसर है, और वो आइनी तौर पे असम्बली के इजलास में और सेनेट के इजलास में बैठ सकते हैं, सवाल और जवाब कर सकते हैं वहाँ पे। तो उस पर रुकेगी बात कि उनकी राय क्या है। अगर नहीं है कोई रिटर्न राय कि भाई ये ओथ होना है या नहीं होना, तो फिर अयाज सादिक ओथ नहीं लेंगे। तो ये फैसला अब 13 तारीख तक वहां पे पेशावर हाई कोर्ट में स्टे पे है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन या ये पार्टियां, जिस पे नवीद साहब को हो रही थी हैरत कि ये पीपल्स पार्टी ने भी ले ली। भाई पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम वकील लेके खड़े थे इलेक्शन कमीशन में कि ये सीटें हमें दी जाएं, जिसपे मैं कह रहा था ये माले गनीमत समझ के मांग रहे हैं कि ये सीटें हमें दे दें, उनकी नहीं, और उन्हें मिल गई। अब ये फैसला बिल आखिर जाके सुप्रीम कोर्ट में तय होना है कि ये सीटें हैं नहीं है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं नहीं बनती हैं या खाली रखनी है। बहरहाल ये जो पोलराइजेशन है ये बढ़नी भी है, और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तय होगा कि जब रमजान शरीफ के बाद JUI अपनी तहरीक चला रही है, असद कैसर साहब कहते हैं कि जी हमने ग्रैंड अलायंस बनाना है, यह अपोजिशन का राइट है कि वो ग्रैंड अलायंस बनाएं, क्योंकि यही जमहूरियत में होता है कि जी आपका अगर सवाल आप समझते हैं कि आपका एहतजाज से ठीक होना है, आपका असम्बली में तकरीरों से होना है, तो वो सारे रास्ते इख्तियार करने चाहिए, ये हर एक का है। लेकिन
बात वही है कि इसके बदले में क्या आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाएंगे, फिर मसाइल पैदा होंगे कि यहाँ हम हर दौर में, चाहे वो इमरान खान का दौर था, चाहे वो PMLN का था या पीपल्स पार्टी का था, तो आम आदमी तो हर दौर में ही पिसता है, चाहे वो तहरीक लब्बैक को बिठा दिया जाए लाके, या ये लोग धरने दें, मुस्लिम लीग नून दे, पीपल्स पार्टी दे, JUI दे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर पैदा करते हैं तो वो खौफनाक होगी। अदरवाइज तो ठीक है, ये सबका राइट है, करें। सही है आया साहब, जाहिर है ये तहरीक चलाना, एहतजाज, ये तो सबका राइट है, ये करते हैं। ये एक और बात है कि उसके ज़िम्मन में फिर आम आदमी को किस तरह सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा सवाल कि मसालत और मज़ामत अगर एक साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी रखती है तो क्या उसका फ़ायदा होगा कि एक तरफ तो मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ फिर एहतजाज और ग्रैंड अलाइंस की तरफ भी जाएंगे, तो क्या इसका फ़ायदा उठा सकेंगे? दुआ इस वक्त मुफाहमत से ज़्यादा मज़ामत नज़र आ रही है मुझे, लेकिन वो इस वक्त जो सलूक किया जा रहा है ना PTI के साथ, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे क्लासरूम में टीचर बच्चे की खाल उधेड़ दे मार मार के और उसके बाद कहे कि तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं है। प्रैक्टिकली ये हो रहा है PTI के साथ। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज किस मुआशरे में उस पर पाबंदी होती है, उसका राइट होता है। आप पुरअमन एहतजाज रोक रोक के फिर आप कहते हैं कि जी इसमें तशद्दुद कैसे आ गया। तशद्दुद इस तरह से आता होता है जब आप पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं देते। PTI के दौर में फजलुर रहमान साहब आ गए इस्लामाबाद, धरना दे दिया। उसके बाद लॉन्ग मार्च, बिलावल साहब ने वो जो महंगाई मुकाव मार्च जो शुरू हुआ था, जिसके बाद अल्लाह के फजल से रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के, उसको भी इजाज़त थी, वो आराम से आ गया। इस तरह से अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क की मईशत को भी चलाना और मामलात को भी चलाना, तो फिर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देना पड़ेगी। नहीं देंगे तो जाहिर है उसके बाद फिर आप शिकवा ये नहीं कर सकते। बाकी वो जो आपने जिक्र किया वो इमरान खान साहब की गुफ्तगू का, वो नवेद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उसमें कोई चेंज मुझे नजर नहीं आ रहा। वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों ने कंटोनमेंट जाना था, बिल्कुल कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा कि हमारे लोगों ने जाके हमले करने थे। मतलब ये दो चीजों में फर्क है। जब ये बंदा कहता है ना जब एहतजाज कर रहे थे तो उन्होंने वहां जाना था एहतजाज करने, उस हद तक बात समझ में आती है। उसके बाद जैसे कहा जा रहा है कि वीडियोस मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, उनको वीडियोस को निकाला जाए और जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया जाता, मुझे नहीं समझ आ रही। बिलावल भुट्टो ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये डिमांड की थी, उसमें बनाने में क्या हर्ज है, जुडिशल कमीशन बनाए ताकि, और फिर ये PTI जो कहती है, फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि वो जो 9 मई था वो 8 फरवरी को खत्म हो गया। लोगों ने वोट दे दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को आजाद हैसियत में लड़ने के बावजूद, इतने दर्जनों वो इंतखाबी निशान होने के बावजूद दे दिया। तो इसका मतलब है कि लोग उस पार्टी को वोट देना चाहते थे, उसको इक्तदार में लाना चाहते थे। चले आपने इक्तदार में नहीं आने दिया उस पार्टी को, वो नहीं सूट कर रही इस वक्त। लेकिन इतना तो मान लेना उनके लोग, अगर वो चाहने वाले लोग मौजूद हैं, उनका एहतराम करना चाहिए उन लोगों का, स्पेशली उस नौजवान नस्ल का जो आप लिटरली दुआ में बता रहा हूं कि अब वो लैपटॉप से मुतमईन नहीं होगी। ये चीजें उससे बहुत आगे जा चुकी हैं। अगर मुझे आप लैपटॉप दे देती हैं तोहफे में और उसके बाद मैं तस्वीर आपके मुखालिफ की उस पर लगा लूंगा, तो आप कैसे मुझसे वो कर सकती हैं, एतराज कर सकती हैं? वो तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई। इसलिए ये बैठ के सोचने की जरूरत है। बहुत तेजी से छोटे कायद माशाल्लाह वो कह रहे थे कि जल्दी करें, ये कौमी इदारे क्यों नहीं प्राइवेटाइज हो रहे, इनको जल्दी किया जाए। मुझे लग रहा है कि उसको OLX पे डाल देना चाहिए वो, ताकि रोला ही मुके, ये इतने इजलास करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त ज्यादा जिम्मेदारी उन पॉलिटिकल फोर्सेस की है जो इक्तदार में आ चुकी हैं, और उनमें से अक्सर को पता है कि हम किस तरह आए हैं, कौन से फॉर्म से आए हैं, 45 से हैं, 47 से हैं। वो तो अब सामने की बात है ना, जो फॉर्म 45 मैंने इसीलिए कल अर्ज किया था वो अपना एक स्टेटस पे कि वो बेहतर है कि चीफ इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर देते कि हमारा इलेक्शन हमारी मर्जी, ना वो लगाने की खफत उठाते ना वो हटाने की खफत। बेहतर था कि वो लगा के फारिग कर देते कि बस हमने चूंकि फैसला कर लिया है किसने जीतना था किसने हारना था, इसलिए सब खामोश हो। जी फैसल साहब, फैसला मामलात आपके सामने हैं। ज़ाहिर है अब फॉर्म 45 से फॉर्म 47 का एक मसला अलग है, लेकिन PTI तहरीक चलाने जा रही है और कोशिश तो ये हो रही थी कि ये ग्रैंड मिसाक पाकिस्तान करें। आपने कहा था मिसाक मोहब्बत होनी चाहिए, तो ये सारे मामलात फिर मिसाक मोहब्बत और मिसाक नफरत और एहतजाज ये सब साथ चलेगा?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिसाक के मोहब्बत की तजदीद नौ होने जा रही है। अच्छा, आप कई खबरों को जो है ना एक साथ देखें। पहली खबर इमरान खान साहब का भी जो बयान है, ये मैं एहतराम के साथ मैं नवेद साहब और रियाज साहब की बात से तो मुत्तफिक नहीं हूँ। उन्होंने तो 9 मई को हमेशा जो है ना ओन किया है, पूरी तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी पॉलिसी जो है ओन किया है। ये पहला बयान इनका आया जिसमें उन्होंने इस सारे मामले से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया। बाकी बोला जो हमारे जो अगर कोई मुलव्विस है तो उनको लटका दो, हमारा उनसे क्या लेना देना, लेकिन अपनी ज़ात को उन्होंने बहरहाल उससे जो है ना डिसओन किया। फिर एक और बयान आता है कि जो आदिल राजा और मेहंदी हसन या हैदर मेहंदी जो है, जो बाहर से बैठ के जो बहुत ख़तरनाक नौइयत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़ जो रोज़ाना की बुनियाद पे दिन में 2-2 3-3 दफ़ा जो वीलॉग्स करते हैं, उनसे इज़हार ला ताल्लुक़ की तहरीक इंसाफ करती है। ये कोई गैर है बयान नहीं था, पता नहीं इस बयान को क्यों इतना नहीं समझा गया, इसको अहमियत नहीं दी गई। फिर एक खबर आती है अचानक से कि अडियाला जेल पे जो है वो हमले का ख़तरा है, कि अडियाला जेल पे भाई हमले का ख़तरा अचानक से आ गया, क्यों आ गया, क्या हो गया। फिर अभी जैसे आमिर साहब ने भी कहा कि 32 या 33 लोगों की 9 मई में जो है वो ज़मानतें हो गई, इत्तेफाक से नहीं हुई होंगी। जब 2 दिन पहले इतना ख़तरनाक बयान आया था, उसके 2 दिन के बाद उनकी ज़मानतें हो जाना कि कोई मामूल का वाक़या नहीं है। तो इसका मतलब तो ये है कि पीछे कोई ना कोई जो है वो खिचड़ी जो है वो पक रही है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि जो इलेक्शन मेरी जाती राय है, हो सकता है कि गलत हो जी जी, कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 जो अपलोड किए हैं, ये काम उसने अपनी खुशी से किया होगा या ये इत्तेफाक से हो गया होगा या एज पर पॉलिसी मैटर ये काम हुआ होगा। इतना बड़ा डिज़ास्टर कोई भी इदारा नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ इसके पीछे है। उसके बाद जो जिस तरह इलेक्शन को मशकूक बना दिया गया, फिर कल जो पिलडाट की रिपोर्ट आ गई कि इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर एक तरीके से उस रिपोर्ट में जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। ये सब खबरों को अगर आप एक साथ देखें तो इससे तो लगता है कि कोई नया जो खेल हो रहा है, ये मौजूदा हुकूमत जो है ना बहुत कमज़ोर पिच के ऊपर है। सदारती इलेक्शन के बाद अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद का सिर्फ इशारा भी कर देती है और इसके बाद इस हुकूमत का जो है वो धड़न तख्ता हो जाना है। और उसके बाद अगर कोई पार्टी, आमिर साहब हमारे आइन के एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा बेहतर ये वदात कर देंगे, अगर उसके बाद कोई पार्टी जो है वो ऐवान में अक्सरियत साबित ना कर सके तो फिर क्या होगा? इलेक्शन ही होंगे ना। ये तो 24 घंटे 48 घंटे में जो है ना ये खेल मुक जाएगा। पंजाब नून लीग संभाले, वफाक की किसी वक्त भी जो है वो आप इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐसी मेरी राय है, हो सकता है ऐसा ना हो, मैं तो ऐसी राय दे रहा हूँ जी जी। तो ये इस वक्त कोई भी जो है ना वो उस पर नहीं है, मजबूत पिच के ऊपर नहीं है। खासतौर पर मौजूदा हुकूमत तो जो है वो मजबूत पिच के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और किसी वक्त भी अगर मुफाहमत हो जाती है, और सियासत हमारी जो है ना वो बड़ी बेरहम और शफाक है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि शिफ्टें होती हैं। जिस ज़माने में नवाज शरीफ साहब की शिफ्ट नहीं लगी थी या इनकी शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, मैं तो ज़माने में भी कहता था शिफ्ट है, तब्दील हो जाएगी, आप तो गवाह हैं। अभी नवाज शरीफ नून लीग की शिफ्ट लग गई, लेकिन मजे की बात देखें कि इस शिफ्ट में जो है वो नवाज शरीफ साहब आउट हैं, इस शिफ्ट में जो है वो इसाक डार साहब जो है वो आउट हैं। अब नवाज शरीफ साहब का तो इस हुकूमत के सिस्टम से आउट होना ऐसे ही है कि शादी की तकरीब में दूल्हा ना हो। किसी घर में शादी की तकरीब हो रही हो और दूल्हा जो है वो जो है ना उसके अंदर जो है मौजूद ना हो। ये पार्टी तो बहरहाल हम और आप इस पे 100 मजाक भी कर सकते हैं, एतराज भी कर सकते हैं, खानदानी सियासत के इल्जामात भी लगा सकते हैं। पार्टी नवाज शरीफ की है नून लीग, इसमें तो डिबेट नहीं है ना। हम तो जबरदस्ती की जमहूरियत का तनाजुर फला तनाजुर तलाश करते हैं, लेकिन जिसकी पार्टी है वो आदमी आउट है। नहीं, वो शहबाले को बना दिया उन्होंने दूल्हा। शहवाले को दूल्हा बनाने से दूल्हा तो दूल्हा ही होता है ना। निकाह नामे पे शहवाला दस्तखत नहीं करता। नहीं, दूल्हा बन के निकाह नामे पे दस्तखत दूल्हा बन के कर सकता है। सही है। फिर अब आप कहेंगे अब बात जो है वो फिर आगे बढ़ जाएगी इस वाले डिस्कशन से। फैसल साहब चले, फिर इसलिए इस मौजूद में खत्म करते हैं, लेकिन ये बस समझ लेंगे कुछ ना कुछ जो है ना खिचड़ी पक रही है, आप समझते हैं जो है ना। अच्छा हाँ हाँ जी, अगर नहीं पकड़ी तो पकड़ शुरू हो जाएगी। जब जो फैसल हुसैन ने बात कही ना, हाँ जी, वो
आईनी उस पे आईनी प्रोविजन ये है कि ऐवान में एक दफा जब इलेक्शन पीएम का हो तो 169 लेने हैं, और अगर 169 किसी के पास नहीं है तो उस वक्त तक इलेक्शन जारी रहेगा जब तक ऐवान के अंदर मौजूद कोई एक पार्टी अक्सरियत हासिल न कर ले मौजूद मेंबर्स की। 169 की शर्त सिर्फ वन टाइम होती है। ये चारों सूबों में भी है, ये मरकज में भी बिल्कुल है। ऐसे अब वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिल जाएं जिस दिन चाहें। जिस दिन पीपल्स पार्टी चाहे कि मैंने किसी के साथ नहीं बैठना, फिर ऐवान में मौजूद जो पार्टी आगे ले जाए। सही, चलें इलियास साहब बुनियादी सवाल। आमिर भाई, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ नहीं मिले फिर क्या होगा? फिर ऐवान में मौजूद अक्सरियत, आइन ये कहता है। फिर ये है ना कि अगर जिसके ज्यादा वोट होंगे फिर वो ही बनेगा, फिर उसमें वो नंबर वाली के इतनी नंबर हासिल करने हैं वो खत्म हो जाएगा। वो चलता रहेगा जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। इलियास साहब जी, इसमें जो मुफाहमत की जो बात की जा रही है पीटीआई की से, पीटीआई तो कभी किसी सूरत में मुफाहमत करती नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के साथ मुफाहमत कर ले और इनके साथ चुप करके बेंचों पर बैठ जाए। ये तो आप देखेंगे ये किसी सूरत में नज़र नहीं आएगी। और ये देख लें आप असम्बली के इजलास में, ना सिर्फ वफाक में बल्कि पंजाब में भी देख लें आप, जब भी इजलास होने लगता है तो देखें कितना शोर शराबा होता है और बड़ा मुश्किल है वाहन चलाना ऐसी सूरत हाल में। ये पंजाब में जो सूरत हाल थी वो जूं की तूं है कि वाहन चलाना भी मुश्किल हो जाता है इस तरह। तो ये जो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, ठीक है 9 मई की बात में ठीक है उन्होंने देर है दुरुस्त है कर दी बात के जी, ठीक है जी हम मजम्मत करते हैं जी कि जी वो वाक़या नहीं होना चाहिए था। उसको कंडेम करना बिल्कुल हर पाकिस्तानी का बिल्कुल काम है। जो जिन लोगों ने एहतजाज किया, जिन लोगों ने एहसास मुकामात पर जाके किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बेगुनाह लोगों को। अब ये जो है पुलिस को भी चाहिए कि देखें उन लोगों को, लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीके से कहा गया बताया गया कि जियो फेंसिंग करके और जिनकी विजुअल्स आए, तस्वीरें आई, उन लोगों को पकड़ा गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब जैसे भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनमें से बेशतर लोगों की जमानतें भी हो गई क्योंकि वो लोगों ने कह दिया कि जी हम तो वैसे खड़े थे देख रहे थे, ऐसी सूरत हाल हुई। तो अब ये जो कह रहे हैं जो मुफाहमत अवानों में मुफाहमत की कोई नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो ना वो कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अब फॉर्म 45, 47 वो भी लेके आके इस तरह लेके इलेक्शन कमीशन ने अगर लगा दिए, लेकिन अभी तक। इलियास साहब बड़ी अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचानी है। ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश भी कर दी है। ये आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। ये मामला जो चल रहा था अब ये हतमी मराइल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है और अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से। ये इंतहाई अहम मामला जिसमें मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी ये राय की जो मंजूरी है उसके लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है। अहम खबर नाज़रीन जिससे आपको अपडेट करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। जहांजेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा इस तमाम तर मामले से मुतल्लिक और अब तक क्या कार्रवाई हुई, मजीद क्या कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से? देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस मामले पे राय महफूज की थी और अब वो राय जो है वो जारी की गई है जिसमें मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है और जो इल्ज़ामात शिकायत में उन पे लगाए गए थे वो इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। ये मुख्तसर राय जो है वो अब जारी की गई है। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा की सरबराही में काउंसिल ने इस केस को इस पे प्रोसीडिंग की, काफ़ी तवील से इसकी हेयरिंग होती रही और मुज़ाहिर नकवी ने खुद कौंसल में ये दरखास्त दी थी कि उनकी प्रोसीडिंग को ओपन किया जाए। प्रोसीडिंग ओपन हुई और फिर जब शवाहिद रिकॉर्ड होने का मरहला आया तो उस वक्त मुज़ाहिर नकवी जो है वो रिजाइन दे के घर चले गए। तो उस वक्त फिर ये सवाल उठा कि अगर एक जज जिसके ऊपर करप्शन के या मिसकंडक्ट के इल्जामात हैं, क्या वो महज मुस्ताफी होकर चला जाए तो क्या वो मामला खत्म हो जाता है? तो इसके ऊपर फिर एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई आफिया शहरबानो केस में जिसमें सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जज मुस्ताफी या रिटायर हो जाए तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कौंसल ने फिर प्रोसीडिंग शुरू की, तो अब पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में ये पहली मिसाल बनी है जिसमें कौंसल ने ये होल्ड किया है कि एक जज अगर वो मुस्ताफी हो या रिटायर होकर चला जाए और अगर कौंसल में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही हो तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अब ये मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया है, तो अब इस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार देने के बाद जो पहला इसका अगर हम कहें कि इससे नतीजा ये निकल सकता है कि पेंशन और मराद जो हैं उसके वो हकदार नहीं हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो मराद और पेंशन है ज़ाहिर है उसके हकदार नहीं है, मामला तारीख में इसकी पहली मिसाल आप खुद बता रहे हैं, मुस्ताफ़ी होकर भी जज चला जाए तो उस पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा क्या इल्ज़ामात थे जिसके बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया? देखें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल समेत मुल्क भर के वकला तंजीमों की जानिब से कुछ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी गई थी जिसमें यह कहा गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज मुजाहिर नकवी साहब ने ऐसी बनाई हैं जो उनकी मालूम आमदन से मुताबिकत नहीं रखती। इसी तरह जब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उस वक्त भी इनके सामने एक केस था जो डॉक्टर बिस्मा वारसी एक खातून थी, उनका एक केस था और जेरे समात केस होने के बावजूद उसी खातून से और उनके शोहर चौधरी शहबाज से इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी। और इस पे फिर ये इल्जाम लगा कि एक जज जो एक केस सुन रहा है उससे कोई प्रॉपर्टी कैसे परचेज कर सकता है। और सबसे अहम बात, जब वो प्रॉपर्टी जज साहब ने खुद खरीदी तो उनके जो दो छोटे बच्चे थे, माइनर लीगल एयर्स थे, उनको विरासत के हक से महरूम कर दिया गया। तो ये वो काफी अहम इल्जामात थे और इन इल्जामात को गलत साबित करने के लिए मुजाहिर नकवी साहब को कौंसल ने काफी मौके फराहम किए। स्टार्ट में तो वो कौंसल में अपने वकील के जरिए पेश होते रहे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कौंसल की प्रोसीडिंग रोकने पे स्टे नहीं दिया। तो मुजाहिर नकवी का क्या मौक़िफ़ रहा? आप जिस तरह बता रहे हैं कई इस पर समातें भी हुई, ये तो नहीं कि ये मामला कल टेकअप हुआ और आज इस पर ये राय का इजहार कर दिया गया, तो क्या इस पे उनका क्या मौक़िफ़ क्या रहा? वो क्यों अपने आप को साबित नहीं कर सके? फिर देखें, मुजाहिर नकवी साहब बजाय इल्जामात का डायरेक्ट या बराह रास्त जवाब देने के वो उल्टा टेक्निकलिटीज का सहारा लेते रहे। कभी उन्होंने कौंसिल की कंपोजिशन के ऊपर एतराज किया, कभी ये कहा गया कि मुझे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे, मुझे मुकम्मल डिटेल्स नहीं दी जा रही, लेकिन इल्जामात का उन्होंने कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। और फिर एक मौका ऐसा भी आया, हमने ये देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कौंसिल की प्रोसीडिंग को चैलेंज किया तो उस वक्त उस ओपन कोर्ट में हियरिंग के दौरान उन्होंने पहले जिन जजेस के ऊपर एतराज किया था फिर उस एतराज को उन्होंने वापस ले लिया। तो इसी तरह से जो इल्जामात उनके ऊपर लगे थे उसका वो दुरुस्त अंदाज में कोर्ट को या कौंसिल को मुतमईन नहीं कर सके, जिसके बाद कौंसिल ने बारहा ये कहा कि आप अगर अपने वकील के जरिए जो गवाहान पेश हो रहे हैं, क्योंकि गवाहान भी कौंसिल में पेश हुए, उन्होंने जो तमाम इल्जामात थे उनकी तस्दीक की और उस तस्दीक के अमल में उनकी जानिब से बाकायदा मुसद्दका दस्तावेजात भी कौंसिल में पेश किए गए और इस पे जिरा करने का मौका मुजाहिर नकवी साहब को अपने वकील के जरिए किया गया, लेकिन क्योंकि उनकी एक हिकमत अमली थी जिसके सबब वो नहीं थे मौजूद और उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में इसको मुतलका फोरम के ऊपर रुजू करूंगा और फिर यूं अब ये एक तो इसका मतलब है जहां वासी उनके पास ये इख्तियार है, अभी जाहिर है ये एक लीगल राय है कि वो अब वो क्या इस पर स्टेप लेंगे, लेकिन अब कानूनी तौर पर उनको क्या फेस करना पड़ेगा? जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि उनको मराहत नहीं मिलेंगी, पेंशन का इशू होगा, कुछ सजा की मद में भी कुछ हो सकता है, या बस ये ओहदा मराहत और पेंशन का ही मामला ज़ेर बहस रहेगा? देखें, एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान एक अदालती मुआवन फैसल सिद्दीकी थे, उनकी जानिब से अदालती मुआवनत में एक केस में ये आर्गूमेंट्स दिए, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जब एक जज रिटायर हो जाए या मुस्ताफ़ी होके चला जाए तो वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन का स्टेटस उसका हो जाता है और आम शहरी
के ऊपर जिस तरह से तमाम कवानीन का इतलाक होता है, लाइक नैब है, FIA है, दीगर तहकीकाती इदारे हैं, तो उन तमाम कवानीन का इतलाक उसके ऊपर एज आम शहरी होता है। तो अब देखना यह है कि अगर ये मटीरियल इस हवाले से आ गया है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हैं, इल्जामात साबित हो गए हैं, तो क्या आजादाना तौर के ऊपर इस पे नैब या कोई और इदारा इस पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है या नहीं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। जाहिर है पे ये देखा जाएगा कि कोई इदारा जिसमें नैब है वो आजादाना तौर पर अब इसकी तहकीकात की तरफ जाएगा या फिर मामला। बहरहाल जी, ये बड़ी डेवलपमेंट जांजेब आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम की तरफ दोबारा आएंगे चूंकि ये एक बड़ी अहम खबर है। ब्रेक के बाद इस पर भी जाहिर है अपने पैनल से कमेंट ले लेंगे, लेकिन अभी इलियास साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। इलियास साहब, देखिए, जो सूरत हाल है कि आप अगर इस पे बात की जा रही है कि मुफाहमत किस चीज़ पर करेंगे, वो PTI तो इस बात से मानने के से इनकार कर रही है, और ना ही किसी दिन ना ये आपस में बैठ सकते हैं, ना ही अगर इनको बैठना भी चाहिए ताकि मुल्क को चलाने के लिए। और ऐवान में देख लें, ऐवान में किस तरह जो है कि सिस्टम चलेगा, ऐवान की कैसी प्रोसीडिंग वगैरह चलेंगी, किस तरह आपस में ये बातचीत करेंगे, किस तरह ये आगे, क्योंकि इतने मराहिल हैं जो मुल्क को चलाने के लिए IMF के पास जाना है, दीगर कानून साजी वगैरह करनी, तो इसमें ये तो इस तरह करते आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, और ये आपस में देखें सड़कों पर भी, ऐवान के अंदर भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को तो देखें आपस में इत्तेहादी एक तरफ है और ये एक तरफ है, ये तो अपना एक ही चीज मांग रहे हैं कि जी हमें अपना मैंडेट जो है वो उसके लिए कीजिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए, देखें इनके साथ बैठ के इनकी बातचीत करें ताकि इनको यकीन दिलाएं कि जो फॉर्म 45, 47 के जो मसले हैं वो उसको क्लियर करना चाहिए। ये नहीं कि उसको उस पर लगा दिया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। एक बड़ी जमात है जिसको मैंडेट दिया अवाम ने, तो उसका एहतराम करना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल बैठ के बातचीत करके ताकि उसको सिस्टम को चलाना चाहिए, ताकि उनको यकीन दिलाया जाए कि उनके साथ जो जिस तरह माजी में अदालत ने NA 122, 123 और 124 खोल दिया था इमरान खान साहब के कहने पर, तो वो उनके कहने पर जब खोला था तो सिस्टम को उसी तरह बिल्कुल इस सिस्टम को भी हल करना चाहिए मसले को। अगर इसमें देख लेना चाहिए, इसमें ये देख लेना चाहिए कि कुछ हलकों को देख लें, कुछ चीज़ों को देख लें, जहाँ ज्यादा शक पड़ता है तो उधर खोल के उसको देख लें, ताकि का मसला अगर इन्होंने नहीं करेंगे तो ये मसला इसी तरह रहेगा। चले ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट जाहिर है वो अपनी उस पर है कि जाहिर है इंतखाबात के मामले को लेकर जिस तरह आप बता रहे हैं कि PTI तहरीक चलाने का फैसला कर चुकी है। ग्रैंड अलायंस की सूरत में जो जमातें समझ रही हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए हैं, जाहिर है वो उनको ज्वाइन करेंगी। बहरहाल एक तरफ मसालत और मज़ाहमत की बात हो रही है, दूसरी तरफ मज़ाहमत, तो ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नहीं, राय आपने जानी। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, ज़ाहिर है ये बड़ी अहम खबर है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है और साबिक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की उन्होंने सिफारिश भी कर दी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, वक्त कम है उसका ख्याल रखिएगा। आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट मामला हो सकता है, क्योंकि पहले ये वाकई एक नज़ीर तो है कि एक मुस्तफ़ी जज के बारे में भी ये राय, और जिस तरह से मरात और दीगर आप सुन भी रहे थे, जांज़ेब अब्बासी ने बड़ी तफसील के साथ एक जामे अंदाज में हमारे नाज़रीन को भी बताया। तो आपके ख्याल में क्या वाकई ये एक नज़ीर कायम हुई है? बिल्कुल हुई है। ये बुरे को घर तक पहुंचाने वाली बात है कि ये आपस में पेटी भाई सारे मिल जाते थे कि जज पे करप्शन का केस है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया है। पहले तो ये भी नहीं था 18वीं तरमीम से पहले कि सदर भेजेगा तो चलेगा, अब कोई भी कंप्लेनेंट हो सकता है, जैसे अब हुआ, और ये पेटी भाई मिल के कि जी तुम रिजाइन करो बस हम बंद कर देंगे। ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो सबके लिए इंसाफ करते हैं उनके ऊपर कोई चेक ही नहीं था। और जो सिफारिश आगे आ रही है, जिसको कानून बनाना चाहिए कि लाजमी तौर पे इनको नैब में ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस जो इस वक्त बैठे हुए मंसूर अली शाह, उनकी राय थी नैब वाले केस में कि रिटायर्ड जज और रिटायर्ड जर्नैल, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि इनके केस नैब में चले। तो अच्छा है, आज शुरू हुआ है काम। कहीं तो पाकिस्तान ने भी निकलना है ना कि जजेस एक दूसरे को पकड़ेंगे, क्योंकि यही तो बात थी कि यहाँ करप्शन करो। एक साहब थे शाह साहब, उनको गवर्नर हाउस के साथ अराजी भी लाट हुई, हीरे का घर, हीरे का लॉकेट और सब चीजें लेके केस लगा, रिटायरमेंट लेके घर, पेंशन भी सारी, गाड़ियां भी सारी, मरात भी सारी, कोई 28 कनाल जमीन थी। ये बड़े बड़े लोग हैं जो जजों के नाम पे निकल जाते हैं। बहुत अच्छा हुआ है। सही जी। अयाज साहब देखें, स्टार्ट तो ये प्रोसीडिंग्स का समझ में आ रही कि वो जज चूंकि मुखालिफ थे इनके वो, लेकिन स्टिल मैं तारीफ करूंगा
कि किसी को जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए अगर वो इस मनसब पे बैठ के एक जज बन के। हमारी अदलिया का हाल भी तो इसीलिए बुरा है ना कि यहाँ लोग आपको यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने कत्ल का मुजरिम भी उसकी भी जमानत करानी है ना, जिसको फांसी की सजा हुई भी है, वो हम करा देते हैं। तो वो जाहिर है वो कहाँ से होती है, कोई जज ही रिश्वत ले रहा होता है ना। तो इसके लिए ये आगाज अच्छा है, लेकिन ओवरऑल इसको मतलब नीचे तक लेके आना चाहिए। और एक दफा पता नहीं इस मुल्क में वो कहते हैं वो भल सफाई होती थी ना नहरों की, वो भी इस दफा हुई है काफी अरसे बाद। ये भल सफाई हर जगह होने वाली है, सही बात, वरना ये सिस्टम। और सर ये तो वो इदारे हैं ना जहाँ तस्वुर भी नहीं किया जाता था कि ये भल सफाई होगी भी। सही तो ये अच्छा है कि खुद ही कर रहे हैं एक दूसरे की, तो अल्लाह करम करेगा इस कौम पे। फैसल साहब देखिए ये तो ठीक है, पसे मंजर में या मौरिकात कुछ भी हो, लेकिन जो रिवायत कायम हो रही है ये अच्छी है। और बाकी किसी भी इंसान को जो है ना, जो भी किसी भी सरकारी मनसब पर हो, वो उसको एहतसाब से बाला तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सरकारी मनसब क्या, एक आम इंसान को भी एहतसाब से बाला तो होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास इतने इख्तियारात हों, इतनी ताकत हो और उस पर कहीं आपका एहतसाब भी नहीं हो सकता हो, तो फिर तो आप अपने आप को इंसान नहीं समझता है। ये बहुत ही एक अच्छी रिवायत कायम हुई है, एक अच्छी मिसाल जो है वो कायम हुई है। और अगर ये मिसाल कायम होती रही तो हम ये गुमान कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में कम से कम अगर कोई बहुत आइडियल सूरत भी नहीं भी पैदा हो तो कम से कम कहीं खौफ तो पैदा होगा कि मेरे साथ भी कोई पकड़ हो सकती है, मेरा भी कहीं एहतसाब हो सकता है। मैं भी एहतसाब की पहले मरहले में तो हमको इसको ठीक है जी। नवीद साहब जी बिल्कुल। अच्छा दुआ देखिए, नज़ीर तो कायम इस वजह से हुई है कि मज़ाहिर नकवी साहब जो है वो घर चले गए थे, इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो प्रोसीडिंग होती हैं वो सिटिंग जज की होती हैं। तो एक रिटायर हुए जज के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला आना, तो ये एक नो डाउट एक नज़ीर जो है वो कायम हुई है। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने की है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, कल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला आया था, उसमें चीफ जस्टिस कायद फायद ईसा ने जो बात कही थी कि जी ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ, यानी जुडिशरी को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। तो ये अगर ये उस तरफ जा रहे हैं और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अगर अक्रॉस द बोर्ड हो, तमाम इदारों में हो, वो सिर्फ जुडिशरी पे ना रोके, तमाम इदारों में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हो और उनके अंदर जो इस तरह के अनासर हैं उनका सद्देबाब किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में हम बेहतर डायरेक्शन में जा रहे होंगे। एक चीज़ जो सामने आ रही है कि मज़ाहिर नकवी साहब भी पिछली हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी वहाँ पे जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो एक क्लोज ग्रुप था उस वक्त ये बात कही जा रही थी, तो ये उसमें शायद शामिल थे। तो अगर तो वो नहीं है और एक ट्रू अकाउंटेबिलिटी की तरफ ये बात जा रही है, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है इलियास साहब। दुआ छोटी सी बात जो नवीद साहब ने कही ना, ये रिटायर्ड जज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि उसकी भी प्रोसीडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल सकती है, उसके नतीजे में ये हुई है, वरना तो रुक जाती। जी इलियास साहब। जी बिल्कुल, एक ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो और भी लोग हों उनके बारे में भी, चाहे जज नहीं दूसरे इदारों में भी जो करके गए, करप्शन करके गए, जिनके खिलाफ फिर बाद में कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ कहानियां रह जाती हैं। अब कहानियां नहीं होनी चाहिए, सिस्टम को उसको चलना चाहिए। मुल्क में कानून है, उस पर अमल दरामद की जरूरत है और अमल दरामद होना चाहिए और ऐसे लोगों को कटहरे में लेके आना चाहिए। अगर लेके आएंगे तो फिर आइंदा से कोई नहीं ऐसा करेगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा इसके सिलसिले में। ये केस भी बड़ा अहम था, इसके बारे में कई दफा इंक्वायरियां लगी लेकिन काम नहीं हुआ। वक्त खत्म हो गया। सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।